हेलो, वेलकम टू स्टडी सेंटर। आज हम अपने 5वें चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ लिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। हमारा जो 5वां चैप्टर है उसका नाम है भू संसाधन एवं कृषि, जो कि 12th की बुक है, सेकेंड बुक से लिया गया है। आगे हम जल्दी से इस चैप्टर का अध्ययन करते हैं। हम थर्ड पार्ट का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है तिलहन की फसलें। हम इसके अलावा पढ़ेंगे रेशेदार फसलें और कृषि की, जो हमारी कृषि है उनकी समस्या पढ़ेंगे, और पेय पदार्थ जैसे कि हो गया हमारा कॉफ़ी और चाय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम तिलहन के बारे में पढ़ते हैं ना। तिलहन, हमारा जो तिलहन है वो 14% भाग पर तिलहन की फसलें उगाई जाती है। अब तिलहन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, वर्गीकृत यानी बांटा जाता है। तो 3 भाग में हमारा एक आता है मूंगफली का, ठीक है, और एक आता है हमारा तोड़िया सरसों यानी सरसों। आपने सरसों का तेल भी यूज़ किया होगा। और अन्य तिलहन में दो आते हैं, एक सोयाबीन का और एक सूरजमुखी का। तो हम पढ़ेंगे मूंगफली के बारे में। और तिलहन यानी जिससे तेल या ऑयल का निर्माण होता है उसे तिलहन की फसलें कहते हैं। तो मूंगफली यानी मूंगफली का भी तेल बनता है। तो मूंगफली भारत विश्व में मूंगफली का 18.2% अकेले उत्पादन करता है, और यह एक खरीफ फसल है। क्यों खरीफ फसल है? क्योंकि इसमें को सबसे ज़्यादा बारिश की यानी पानी की आवश्यकता होती है। और ये दक्षिण भारत में ये रबी की ऋतु में उगाया जाता है, ठीक है। आगे हम इसका पूरा अध्ययन करते हैं। ये ना जो हमारा मूंगफली है वो कुल 7 से प्रतिशत का ना क्षेत्र प्रतिशत का 3.6% भाग पर ही बोया जाता है, ठीक है। और 7 से क्षेत्र किसे कहते हैं? यानी तिलहन की अगर 14%, मैंने लिख रखा है कि तिलहन की अगर 14% पे तिलहन की खेती की जाती है तो 3.6% पे ये हमारे मूंगफली की यहाँ पे खेती की जाती है। तो मूंगफली का जो सबसे प्रमुख राज्य है हमारा वह है गुजरात, और ये आप याद कर लेना। और अन्य जो राज्य हैं वो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। आगे हम तोड़िया सरसों के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो तोड़िया सरसों है वो एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है। उपोष्णकटिबंधीय फसल यानी हमारा एक होता है उष्णकटिबंधीय, जो कि हमारे भूमध्य रेखा से उत्तर में 30 डिग्री, दक्षिण में 30 डिग्री नीचे तक होता है। और फिर हमारा जो उपोष्ण होता है वो 30 से 45 डिग्री दक्षिण में और 30 से 45 डिग्री उत्तर में होता है, ठीक है, उपोष्ण। और उससे ऊपर और उससे नीचे हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय आते हैं, जो कि ध्रुवों के पास होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा बर्फ़ जमे हुए हैं। और हमारा जो ये फसल है तोड़िया का, वो रबी की फसल है, ठीक है। रबी की फसल यानी ये शीत ऋतु में उगाई जाती है। और ये जो फसल है वो पाला सहन नहीं कर सकती है। पाला किसे कहते हैं? पाला कहते हैं हम ओस को। जब ओस गिरती है तो तोड़िया की जो सरसों है ना वो ख़राब हो जाती है, तो वो उसे सहन नहीं कर सकती है। और ये ना हमारे कुल बोए गए क्षेत्र पे 2.5% भाग पे ये उगाया जाता है। और इसका जो सबसे मेन राज्य है ना वो 1/3% वो राजस्थान सबसे ज़्यादा इसकी खेती करता है, ठीक है। और अब हम पढ़ते हैं अन्य तिलहन के बारे में। अन्य तिलहन में हमारा आता है सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन आता है, तो सोयाबीन ना सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बोया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बोया जाता है सोयाबीन। और ये जो दोनों जो क्षेत्र हैं वो 90% सोयाबीन पैदा करते हैं, यानी 90% तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश करता है सिर्फ। आइए हम सूरजमुखी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा ही है कि सूरजमुखी जो है उसका भी ऑयल बनता है। तो सूरजमुखी तिलहन की फसलें में आती है, और इसका जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है हमारा कर्नाटक, और अन्य जो है वह है आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बोया जाता है, ठीक है। आगे हम रेशेदार फसलें के बारे में पढ़ते हैं। रेशेदार फसलें क्या होती हैं? रेशेदार फसलें जिनसे रस्सी का निर्माण होता है और जिनके अंदर रेशे होते हैं, ठीक है। तो रेशेदार फसलें के अंतर्गत 2 आते हैं मुख्यतः। एक होता है कपास और एक होता है जूट। अब इन सब से ना धागे भी बनते हैं, थैला भी बनता है, वस्त्र भी बनता है, बोरा भी बनता है और सजावटी सामान भी बनते हैं। तो हम सबसे पहले कपास के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो कपास है वो ज़्यादातर काली मिट्टी में ही उगाया जाता है ना। तो दोनों काली मिट्टी हमारा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना आदि में ये हमारी जो काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा यही अग्रणी राज्य है कपास के। और ये उष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है।
और ये अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। खरीफ ऋतु में क्यों बोई जाती है? क्योंकि इसे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जो कपास है ना, वो भारत जिस कपास की पैदा करता है तो उसमें वो दो कपास की पैदा करता है। एक छोटे रेशे वाली भारतीय और एक बड़े रेशे वाली अमेरिकी कपास का उत्पादन करता है। अब जो हमारा अमेरिकी कपास है वो उत्तर पूर्वी, ये सबसे एक नंबर का सबसे मेन क्वेश्चन है। ये जो हमारे अमेरिकी कपास देश के उत्तर पूर्वी भागों में ना नरमा के नाम से जाना जाता है। तो नरमा को आप ऐसे याद कर सकते हो कि उत्तर पूर्वी के भाग के लोग नरम होते हैं और ये नरमा यानी नरम, ठीक है। और कपास भी नरम होता है हमारा। तो नरमा जो है उत्तर पूर्वी भाग में, हमारा जो कपास है अमेरिकी कपास, वो उत्तर पूर्वी भाग में नरमा के नाम से जाना जाता है। भारत का विश्व में कपास का जो स्थान है कपास उत्पादन करने का, वो चौथा है, ठीक है। और जो विश्व में 8.3 भाग पे कपास का उत्पादन भारत करता है, 8.3% पे। और ये ना कुल बोए गए, ये सबसे ज़्यादा फैक्ट हैं लेकिन ये ज़्यादा मेन नहीं है। ये देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल 4.7% भाग पर ये कपास हमारा उगाया जाता है। और अग्रणी राज्य जैसा कि मैंने बता ही रखा है कि महाराष्ट्र और गुजरात, तेलंगाना, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु भी है और पठारी भाग भी शामिल है इसमें। अब हम पढ़ते हैं जूट के बारे में। जूट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब जूट जो है ना हमारा जो दूसरा मुख्य रेशेदार फसलें हैं और इसका सबसे आसान है ये। इसका जो है ना ये वस्त्र बनाने में, थैला बनाने में, बोरा बनाने में और सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और विश्व में ना भारत 60% जूट का उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा जौन सा राज्य करता है उत्पादन, वह है पश्चिम बंगाल, और वो 75% पूरे भारत में 75% जूट का उत्पादन करता है। तो ये याद रख लेना। और ये जो है ना कि कुल बोए गए क्षेत्र पे मतलब 0.5 भाग पर ये बोया जाता है। अब हम पढ़ते हैं गन्ना के बारे में। तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय जैसा कि मैंने बता ही रखा है कि 30 से 45 डिग्री उत्तर में और 30 से 45 डिग्री नीचे में पृथ्वी के, वहाँ पे उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय पाया जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय होता है वो 30 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में। ब्राज़ील के बाद ना भारत का दूसरा स्थान गन्ना उत्पादक देश है, ठीक है। ब्राज़ील यानी पहले नंबर पे आता है, ये याद रख लेना। और भारत विश्व में ना 19% गन्ने का उत्पादन करता है। और सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन का मतलब आ सकता है ये उत्तर प्रदेश ना हमारे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। अब हम चाय के बारे में पढ़ते हैं। आओ चाय से पहले हम कॉफ़ी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉफ़ी का जो ना सबसे ज़्यादा उत्पादन जो ब्राज़ील करता है पूरे देश मतलब पूरे विश्व में। और ये उष्णकटिबंधीय फसल है, यानी रोपण कृषि इसे कही जाती है। और रोपण कृषि यानी ये व्यापारिक कृषि भी कही जाती है। तो जो कॉफ़ी की 3 किस्में हैं वो याद रख लेना, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका, ठीक है। और जो भारत में सबसे ज़्यादा उत्तम किस्म की जो बोई जाती है वो अरेबिका का उत्पादन भारत करता है। और विश्व में 3.7% का उत्पादन भारत करता है, ये ज़्यादा मेन नहीं है। और भारत विश्व में ना कॉफ़ी का उत्पादन में 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे। और 7वां आप ऐसे याद रख सकते हो कि ये हमारा भारत क्षेत्रफल के हिसाब से भी 7वें स्थान पे है, यानी कॉफ़ी के हिसाब से भी 7वें स्थान पे भारत है। और सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी का उत्पादन है वो कर्नाटक में किया जाता है, जो कि भारत का एक राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। अब एक हमारा फैक्ट है। तो फैक्ट ये है कि जो 2001 में है वो हमारी 53% है जनसंख्या कृषि पर निर्भर। हमारा एक फैक्ट है कि 2001 में 53% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी, ठीक है। और हमारे जो 57% भूभाग पे कृषि की जाती है, ये हमारा फैक्ट है, इसे याद कर लेना। अब हम चाय के बारे में पढ़ते हैं। चाय हमारा सबसे इजी है क्योंकि जो चाय की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वो असम में की जाती है, ये आपको पता ही होगा। तो अग्रणी राज्य यानी जो प्रथम स्थान पे है वो है हमारा असम, ठीक है। और चाय एक रोपण कृषि है और इसे व्यापारिक कृषि भी कहते हैं हम। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ना वो 1840 में ब्रह्मपुत्र की घाटी में हुई थी, ठीक है। और अग्रणी देश जो चाय में उत्पादन है वो भारत विश्व में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, जो कि 28% चाय का उत्पादन भारत करता है। अब हम पढ़ते हैं कि भारतीय कृषि की समस्या। और समस्या किससे रिलेटेड हो सकती है? पैसे से रिलेटेड हो सकती है, और फिर वाणिज्य से रिलेटेड यानी व्यापार से रिलेटेड हो सकती है, भूमि से रिलेटेड हो सकती है, और मानसून से भी हो सकती है, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो वर्षा यानी पानी की आवश्यकता उसमें ज़्यादा होती है। तो 8 भागों में इसे वर्गीकृत किया गया है।
जो कि पहला है वो है अनियमित मानसून। अगर मानसून अच्छा होगा यानी बारिश अच्छी होगी तो फसल भी हमारा अच्छा होगा, और अगर बारिश ज़्यादा हो गई तो हमारे फसल को नुकसान हो सकता है, और कम हुई यानी कृषि की समस्या है अनियमित मानसून। यानी अच्छी वर्षा होगी तो फसल भी हमारा अच्छा होगा, और अगर ज़्यादा वर्षा हो गई तो हमारी फसल खराब हो सकती है, और कम भी हुई तो भी हमारी फसल खराब हो सकती है। और निम्न उत्पादकता, हमारी जो कृषि है वो निम्न उत्पादकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो खेत हैं वो छोटे छोटे पाए जाते हैं, क्योंकि किसान ज़्यादातर गरीब होते हैं और उनके पास ज़्यादा खेत नहीं होते। तो अगर छोटे खेतों पे अगर मशीनें चलाई गई, यांत्रिकरण किया गया, तो सबसे ज़्यादा पैसे लगेंगे, और यही है कि उत्पादकता उनमें कम पाई जाती है। भूमि सुधार में कमी, यानी भूमि सुधार में होते हैं कि भूमि से रिलेटेड, जैसे कि जोतों की चकबंदी नहीं की जाती, और भी कई सारे होते हैं। तो ये आप भूमि सुधार में कमी, यानी भूमि को जो सुधारते हैं ना, उसमें कमी की जाती है, ये ऐसे याद रख लेना, ठीक है। छोटी खेत और विखंडित जोते, छोटी खेत की क्या होता है कि जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि छोटी खेत होते हैं छोटे छोटे, यानी छोटे छोटे होते हैं क्योंकि वो गरीब होते हैं। और विखंडित जोते यानी एक जोते यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, यानी दूर दूर होते हैं। और यहाँ पे यांत्रिकरण क्या करने में, यानी मशीनों द्वारा कार्य करने में ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमारी कम उत्पादकता होती है, ठीक है। और वित्तीय की ना सबसे ज़्यादा मेन बाधाएं हैं, क्योंकि ना किसान जो होते हैं वो ज़्यादातर पैसे किससे लेते हैं? साहूकार से लेते हैं, या नहीं तो ज़मींदार से लेते हैं, और वो कर्ज के तले और भी दब जाते हैं। और हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था है वो ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं है, अब थोड़ी अच्छी हो गई है, इसीलिए हमारी जो वित्तीय संसाधन है वो भी कृषि की एक समस्या है। और वाणिज्यिकरण का अभाव, अब उत्पादकता ही ज़्यादा नहीं होगी तो हम व्यापार कहाँ से करेंगे? व्यापार तभी हम करते हैं ना जब हमारी उत्पादकता ज़्यादा हो। इसीलिए हमारी अगर हम उतना ही उत्पादन करते हैं जितना हम यूज़ कर सकें, तो हम बेचेंगे कहाँ से, ठीक है। तो वाणिज्यिकरण यानी व्यापारीकरण का भी अभाव होता है। एक होता है व्यापक अल्प बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होते हैं? तो कृषि की बेरोजगारी एक ही बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा मेन है कि अगर एक खेत मान लिया जाए, उसमें 4 लोग कार्य कर सकते हैं, लेकिन उस घर में 6 लोग हैं, तो 6 लोग उस खेत पे कार्य करते हैं, तो 2 लोग जो हैं वो तो बेरोजगार कहे गए। तो यहीं पे ये अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। और कृषि योग्य भूमि जो है उसका निम्नीकरण, अगर कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग किया गया, तो हमारी जो भूमि है वो निम्नीकृत हो जाती है। और हमारा ये चैप्टर यहाँ पे